नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से इस बार अखिलेश यादव को यूपी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जो 10 उंगलियां हैं वो घी में नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इस बार अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शिकस्त खाती हुई दिखाई दे रही है, माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। अब अखिलेश यादव जिस तरीके से गेम प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दल के दलित नेताओं को अपने खेमे में लाने की पूरी जद्दोजहद में है, जिसमें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चंद्रशेखर आजाद हैं, पल्लवी पटेल हैं, वैसी जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जिसको लेकर अब अखिलेश यादव की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन वोट बैंक को कहीं ना कहीं साध पाएगी या फिर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी। इनसे जानेंगे कि अगर अमन जी देखा जाए, इस बार की जो यूपी की सियासत है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी क्या बात है और किस तरीके से अखिलेश यादव अगर देखा जाए तो वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी उनकी रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल ये बात तो कहने का अखिलेश यादव भी खोज रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से उनको 37 सीटें मिल गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर सपा पार्टी का दबदबा एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी का प्रभाव रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा 2014 में 72 सीटें लोकसभा की मिलती हैं, 17 में चुनाव होता है, पूरी तरह साफ कर देते हैं विपक्ष को, 19 में चुनाव होता है, फिर वहाँ से एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं, यानी कि लगातार सिलसिला जीत का चलता रहा। लेकिन देखिए, हमेशा एक चीज़ बरकरार नहीं रहती, समय का चक्र है, कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में। और यहाँ पर बीजेपी के खाते में जिस तरह 33 सीटें आई हैं, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो बीजेपी का मैजिक था, जो बीजेपी का अब तक जादू रहा है और लगातार जो कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या उसका प्रभाव अब कम होता हुआ दिखाई पड़ता? वहीं अखिलेश यादव क्या एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और क्या उनको अब हराना आसान नहीं होगा? इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहीं अखिलेश यादव भी देखिए, अब जीत मिलने के बाद तमाम तरह के समीकरण कह सकते हैं बनते हुए नजर आते हैं। कांग्रेसी खेमा लगातार आज़ाद को अपने कह सकते हैं पक्ष में लाने की बात करता। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कोई बहुत कह सकते हैं पॉलिटिकल भविष्य बेहतर नज़र नहीं आता, तो हो सकता है वो भी आने वाले दिनों में, चूँकि पहले ही कहते रहे कि भाई इंडिया गठबंधन को मैं सपोर्ट करूँगा, तो वो भी इस तरफ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती भी देखिए वैसे तो बड़ी नेता रही हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार पार्टी की दुर्गति देखने को मिली है, लगातार पार्टी जो कमज़ोर हुई है, वो माना जा रहा है कि मायावती का रुख भी अब आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की तरफ हो सकता है। साथ में पल्लवी पटेल जो अकेले दम पे चुनाव लड़ती हुई नजर तो आई, लेकिन उनको भी बहुत कुछ मिला नहीं। वहीं ओवैसी का जिक्र भी इसमें करें तो कई लोग ऐसे हो गए हैं जो लगातार छोटे छोटे दलों के साथ नजर आते हैं, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं या सपा के साथ आते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है वो बड़ी हो सकती है। और साथ में उनका दल जो अब तक बीजेपी के सामने कह सकते हैं बहुत कुछ नहीं कर पाया, वो एक बड़े लेवल पर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए 2-2.5 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में अगर ये सब दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को मुश्किलों में ला सकते हैं। अमन जी, लेकिन यही अगर देखा जाए आंकड़ा, तो अगर जिस तरीके से निकल आता है 48% से 50% ओबीसी जाति के वोटर्स हैं, उसमें 13% ब्राह्मण है, 14% राजपूत है, तो ऐसे में अखिलेश यादव पूरा समीकरण साधने के लिए मायावती को अपने खेमे में ला रहे हैं, राजा भैया उनके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना में जीत दर्ज करते हैं, तो ये क्या अब इंडिया गठबंधन को इससे फायदा होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है? बिल्कुल माही, जैसा आपने खुद कहा कि ओबीसी वोट बैंक तकरीबन 50% है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो 22-23% नजर आता है। ब्राह्मण वोट बैंक भी 12-13% है। वहीं राजपूत या ठाकुर वोट बैंक भी जो है 12-13% है। और यहाँ पर अखिलेश यादव सोचते हैं कि जो 73-74% है उस पर तो कहीं ना कहीं निगाह रखी जाए। साथ में अगर राजपूत वोटों को साध पाए तो यहाँ पर 80-85 का आंकड़ा कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। अगर इनमें से 40% वोट भी उनको मिलता है तो यहाँ पर उनकी जीत पक्की होती हुई नजर आएगी। तो अब अखिलेश यादव भी अपना नजरिया चीज़ों के प्रति बदल रहे हैं। और देखिए जो मीटिंग में उन्होंने कहा है तो अपने तमाम नेताओं से कि किसी भी नेता के खिलाफ आप शब्द मत बोलिए, आप मुद्दों की बात करिए। मुद्दों की बात अब जनता सुनना चाहती है और किसी नेता के बारे में खराब बोलकर, खराब तरह से उसके कह सकते हैं खिलाफ एक माहौल बनाकर आप जीत हासिल नहीं कर पाते। तो देखिए अब बदले बदले से अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर एक बेहतर राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने साथ लेकर आना होगा और एक बेहतर माहौल बनाना होगा। जी बिल्कुल, अब एक बेहतर माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश
अखिलेश यादव की अब जो निगाहें हैं कहीं ना कहीं मायावती पर टिकती हुई नजर आ रही हैं। अब मायावती अगर आ जाती हैं तो जिस तरीके से आंकड़ा निकल कर आया 16 सीटों पर कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के खेमे में जा सकता था जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो ऐसे में अखिलेश यादव किस तरीके से मायावती को लुभाने का प्रयास करेंगे, अगला सवाल मेरा अक्षय से रहेगा। अक्षय से जानेंगे कि अक्षय किस तरीके से मायावती इस बार अगर इंडिया गठबंधन का दामन थामती है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होते हुए दिखाई दे सकता है? देखिए माही, नुकसान का अंदाजा मुझे लगता है हम 2019 से और भी बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। 2014 के बाद 2019 में भी लगातार ये बात कही गई कि हाँ मोदी लहर है और मोदी लहर अभी भी कायम है, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जिस तरीके से बात चल रही है आप देखेंगी तो 2014 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 2.5% वोट शेयर ज़्यादा हासिल हुआ था। लेकिन मायावती और सपा के साथ आने से भाजपा 9 सीटें घट गई थी जबकि वोट शेयर बढ़ा था। अब आप 2024 में आ जाइए, 24 में आते आते जो बीजेपी के समर्थन में माहौल था उसमें एक बड़ा तबका था उत्तर प्रदेश की जनता का, वो जो अब यहाँ सपा की ओर झुक चुका था। वो उत्तर प्रदेश का वो मतदाता था उत्तर प्रदेश का जो समय और परिस्थिति अनुसार अपना मत बदलता है, और उसने मत भी बदला, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ गया। अब केवल सपा और कांग्रेस के होने से भाजपा को प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 50 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में 2022 में हुआ था, और 50 के बाद 29 उनकी लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश से घट गई हैं केवल सपा और कांग्रेस के साथ आने से। कांग्रेस को लेकर यूपी में अब लगातार कहा जाता है कि सियासी जमीन उतनी मजबूत नहीं है। विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन देखने को मिला, अमेठी भी 2019 में हार गए, लेकिन कांग्रेस ने भी दिखा दिया यहाँ पर कि जो बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी है वो अब यहाँ सपा और कांग्रेस की तरफ झुक रही है। ऐसे में अब जिस प्रकार से आपने आंकड़ा रखा कि बसपा ने, मायावती ने अलग चुनाव लड़के यहाँ 16 सीटों पर गठबंधन का खेल बिगाड़ा है। खेल इस प्रकार से कि अगर बसपा या मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो 16 और सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाता और भारतीय जनता पार्टी 33 की 17 या 16 ही सीटों पर सिमट करके रह जाती। तो देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दौराई नहीं है, जैसे कि 2019 में भी ये चीज़ हुई। अब आगे क्या होगा, आगे की रणनीति है यहाँ पर। अब जैसे कि प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, शायद उस वक्त तक तो अगर आप देखिए यहाँ पर गठबंधन तय ना हो पाए मायावती का, लेकिन अगर मायावती को वापसी अपनी यहाँ करनी है, उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करना है, तो अखिलेश यादव की साइकिल पर उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं सवार होने की ज़रूरत है, साथ उन्हें चाहिए, और उसके चलते वो यूपी की सियासत में, यूपी की इस सियासी भवन में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अब अगला सवाल मेरा अबरार से रहेगा। अगर देखें अबरार की पूरा समीकरण जिस तरीके से देखा जाए, मायावती का सुपड़ा कहीं ना कहीं यूपी में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मायावती और अखिलेश के साथ अगर आते हुए दिखाई देंगे तो किस तरीके से फिर अखिलेश यादव को फायदा पहुंच सकता है, और दलित वोट बैंक क्या पूरा उनके खाते में आता हुआ दिखाई देगा, या भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके का प्लान या मैनिफेस्टो अपना लॉन्च करते हुए नजर आएगी जिससे अपने आने वाले वोटर्स को लुभाया जा सके? देखिए बड़ा सवाल यही है कि मायावती को लेकर के जो तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि उन्हें गठबंधन में आना चाहिए या फिर जो वोटों का बंटवारा हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। तो अब देखिए इस चुनाव के जो नतीजे हैं ये कई सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, चूँकि इस चुनाव में मायावती ने शुरुआती दिनों से लगातार एक ही बात को दोहराया और ये कहा कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जबकि चुनावी नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, फिर से एक बार इसी राग को जो है अलापा जा रहा है और दोनों ही पक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल ये है कि मायावती जो कि 22% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीति क्या करती थी, आज 9% पर आकर के लुढ़क करके जो है रुक गई हैं, और उनके पास विधानसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 भी नहीं है। इस बार 1 भी सीटें उन्होंने नहीं जीती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव का जो इस बार का वोट बैंक तैयार हुआ है, जो ग्रास रूट तैयार हुआ है, उसमें दलित वोटर्स कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए हैं। ये बात तय है, चूँकि मायावती की जो राजनीतिक शैली रही है बीते 4-5 वर्षों में, ख़ासतौर से जो उनका पक्ष आता है हर मुद्दे को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं जनता खफा है। और सवाल ये बड़ा है कि जो 2014 के बाद से लगातार अब तक जो सरकार चली है केंद्र में, उस सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके की घटनाएं दलितों को लेकर के घटी है, क्या उन घटनाओं को लेकर मायावती का वो रौद्र रूप पहले वाला नजर आया? वो कभी भी नज़र नहीं आया। और उसके बाद एक बड़ा उनके लिए चिंता का सबब ये भी है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो अब उनके
वोट बैंक में एक बड़े हिस्सेदार के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं। और इस बार नगीना की सीट पर उन्होंने जीत दर्ज करके उनकी जो टेंशन वो और ज़्यादा बढ़ा दी है। जहाँ तक अखिलेश यादव के साथ आने का सवाल है तो मुझे लगता है कि इससे कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि उलटफेर नहीं हो पाएगा अगर आज के राजनीतिक समीकरण के लिहाज से हम बात करें, चूँकि मायावती का जनाधार कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। और अगले विधानसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं जो आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उस विधानसभा चुनाव में भी अगर उन्होंने गठबंधन नहीं किया तो ये अखिलेश यादव के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि मायावती के लिए होगा, बीएसपी के लिए होगा। और पार्टी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निम्न स्तर पर चली जाएगी, हाशिए पर चली जाएगी और फिर दोबारा से उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। चूँकि चंद्रशेखर रावण जो हैं वो इस समय जिस ढंग से अपनी जीत हासिल करने के बाद लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, ख़ासतौर से कई बड़े जो है धार्मिक गुरुओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है। तो आप सोचिए कि वो एक बड़े प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और फिर से एक बार मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने का जो उनका आप कह सकते हैं कि नीति की अगर हम बात करें उसके थ्रू भी वो काम करना शुरू कर चुके हैं। भले ही वो ज़बान पर इस बात को रखते हों कि बहन जी का वो कभी विरोध नहीं करेंगे, उनकी नीतियों को ही वो आगे बढ़ाएंगे, मगर इतना तय है कि चंद्रशेखर रावण अब दलितों के बीच एक विकल्प बनकर के उभरे हैं। और ख़ास तौर से जो उनके साथ युवा वर्ग जुड़ा है वो आने वाले 15-20 वर्षों की राजनीति को उनके लिए सुनिश्चित करेगा। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस समय अगर हम बात करें तो दलित वोटों के तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने जो ये जीत हासिल की है, क्या यही जीत वो विधानसभा में दोहरा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार जो है वापसी करेगी। चूँकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, मुझे लगता है 2014 के बाद से अगर सबसे बड़ा राजनीतिक जो है नुकसान हुआ है बीजेपी को तो वो इस बार के लोकसभा चुनाव में हुआ है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में ये जो पूरे समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाते हुए जरूर नजर आए। मायावती का जनाधार तो गिर रहा है, लेकिन जिस पार्टी में जाएंगी कहीं ना कहीं वो एक निर्णायक भूमिका में हमेशा से नजर आती रही हैं। अब ऐसे में मायावती ने इस बार समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं 16 सीटों पर नुकसान जरूर कराया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल जैसे चेहरे अखिलेश यादव के साथ अगर जुड़ते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कम होती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरीके से संभालती हुई नजर आएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।